हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो बार बार उठ करके सामने आ जाता है। कोई ना कोई कमेंट डाल ही देता है और वो भी क्या होता है, वो कहते हैं कर्क लगन की कुंडली या सिंह लगन की कुंडली हो तो मैरिज को लेकर ये दो लगन के लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आते हैं। सबसे ज़्यादा मैरिज हुई है कि नहीं हुई पता नहीं, पहले से ही उसको लेके एक मन के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि होनी सही भी होगी तो बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम पूर्व आभास की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। आप चंद लोगों की वीडियोस को देख लेते हो कि ये लगन है तो ये खराब होगा, सिंह लगन है तो ये खराब होगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको किसी भी चार्ट के अंदर देखना है, वो आपको देखना है आपका कर्मा थ्योरी क्या है। माइथोलॉजिकली मैं आपको आज पहले समझाता हूँ। कर्मा थ्योरी के हिसाब से आपको देखना है चीज़ें क्यों हो रही हैं। अगर आप उस एंगल पे चीज़ों को समझ सकते हो, फिर हम बात करेंगे कि आप मैरिज, इवन मैरिज क्या, किसी भी रिलेशन के अंदर आपको वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। महाभारत आप सबने देखी होगी। महाभारत को आप अगर देखते हो और मैरिज को कनेक्ट करना चाहते हो तो उससे अच्छा कोई दूसरा कहीं पे भी चीज़ मिलेगी नहीं जितनी आपको महाभारत में मिलेगी। अगर आपने ध्यान से देखी है, समझ के देखी है, तो आप धीरे धीरे करके एक एक सवालों के जवाब के खुद खोजते चलना। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये देखिए, भीष्म पितामह, ये इनका कोई भी चाइल्ड डायरेक्टली नहीं है, मैरिज नहीं हुई, कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है। ये व्यक्ति जो है एक बाणों की शैया के ऊपर लेटे रहते हैं। ठीक है, हस्तिनापुर के लिए। पहला कंसेप्ट। अब इस बात को सोचिए कि जब किसी को बाण लगे हैं, उन अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, तो कोई आके उनके बाण निकाल के घाव नहीं भर सकता था क्या? भर सकता था ना। वो क्या रीज़न है कि इतने समय तक भीष्म पितामह जो है वो एक मृत्यु शैया के ऊपर पड़े हुए हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो कि वहाँ पे सॉल्व हो सकता है, मगर उस किरदार के अंदर में उसका सॉल्यूशन नहीं लिया गया। रोज लड़ाई लड़ते थे, रोज जो है कोई ना कोई तीर गड़ते थे, रोज जाते थे, लेप लगाते थे, ठीक हो जाते थे, तंदुरुस्त हो जाते थे और फिर से युद्ध लड़ते थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे मृत्यु शैया के ऊपर लेटे हुए हैं? दूसरा, इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु के वरदान होने के बावजूद भी, उस शैया पे लेटने के बाद भी व्यक्ति अपने प्राण क्यों नहीं त्याग रहा? आज की सिचुएशन में जब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, ये फैक्टर, तो लिया जाता है पैरालिसिस। अगर वहां से आप उसे जोड़ पाओ तो यहाँ से आप इसे जोड़ पाओगे। आदमी का शरीर जो है वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, वो चाह के भी मर नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी वहां पे वो मृत्यु नहीं हुई। और यहाँ पर भी पैरालिसिस वाले में आप देखना कि लोग पड़े रहते हैं और उनको मृत्यु नहीं मिलती। क्यों? थ्योरी ऑफ कर्मा। यहाँ पे भीष्म पितामह का ऐसा क्या एक केस है जिसके कारण ये डेथ होकर भी नहीं हो पा रही? तो जिन लोगों को आइडिया है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे एक नॉलेज पहले से दिया गया हुआ है कि भीष्म पितामह ने किसी जन्म के अंदर, किसी जन्म के अंदर कहीं ना कहीं किसी हिरणी का शिकार कर दिया और बाण लगने के बाद वो हिरणी जो कि गर्भवती थी, वो किसी कांटों के अंदर जाके गिर जाती और उसकी मृत्यु हो जाती है दर्दनाक रूप से। हिरणी की मृत्यु के साथ साथ, क्योंकि हिरणी गर्भवती थी, तो जो अंदर गर्भ था वो भी मारा जाता है। सिर्फ ये एक पर्टिकुलर इवेंट है जो कि भीष्म को अपने कर्म के हिसाब से वापस से रीपे करना है, वरना उसके पहले माता गंगा के सभी पुत्रों का जीवन अंत हो चुका था। सिर्फ भीष्म पितामह बचे थे अपने एक कर्म को भोगने के लिए। इसको मैं यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि व्यक्ति के पास मृत्यु का वरदान तो है, लेकिन उसके कर्म ऐसे कुछ रह गए हैं जिसे उसे पूरा करना है। इसलिए जब तक वो कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक व्यक्ति अपने जीवन का त्याग नहीं करेगा, भले उसको बिस्तर पे लेटे लेटे 4 साल हो जाए चाहे 400 साल हो जाए। ठीक है, जितना कर्मा बाकी है पेंडिंग, उसे कंप्लीट किया जाएगा। इसी का दूसरा रूप आप वहां से भी लगा सकते हो, जहां पे श्री कृष्ण ने राम अवतार में माना जाता है कि बाली को मारा था, उसी तरीके से श्री कृष्ण को वहां पे किसी ने मारा। ठीक है, तो कर्मा हमेशा रीपे होता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब आपको इतना लॉजिक अगर समझ में आया तो अब मैं आपको सेकंड कंसेप्ट लेके चलता हूं, वो भी आपको महाभारत के अंदर ही समझ में आ जाएगा। इस कंसेप्ट में आपको ये मालूम चल गया कि जब तक किसी एक कर्म को पूरा नहीं करेंगे, किसी तरीके की कोई मुक्ति कभी नहीं होगी। दूसरा कंसेप्ट समझिए, मैरिज हो रही है, पहले हम लेते हैं द्रौपदी वाला केस। इस केस में कुछ भी नहीं पता चल रहा, बस मछली की आंख पे निशाना लगा दिया गया और शादी हो गई। ना किसी ने किसी से पूछा, ना किसी ने किसी को देखा, कुछ नहीं मालूम चला। ठीक है, घर पहुंचे, वरदान के चक्कर में
5 हस्बैंड वाला केस हो गया। तो ये जो केस है द्रौपदी वाला, यहाँ पर सिर्फ एक मैरिज और मैरिज क्या है उसके बारे में एक कंसेप्ट की क्लैरिटी है, वो एक अलग ही पिक्चर है, अभी हम उस पर भी नहीं जा रहे, ठीक है। अब इनको छोड़ दीजिए, अब बाकी के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, क्योंकि मुझे कर्मा थ्योरी लेनी है। 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक इसमें से आएंगी सुभद्रा जी, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हिडिंबा, क्योंकि मैरिज इन 3 लोगों के नाम पे जा रही, द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा प्रेम विवाह और हिडिंबा प्रेम विवाह। यहाँ पे तीनों ही केस के अंदर से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में आएंगे भीम, यहाँ पे भीम को देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अर्जुन, और यहाँ पे आप देखोगे तो सभी के सभी हो जाएंगे, जबकि विनर ये पर्सन, ठीक है। अब समझिए, सुभद्रा और अर्जुन दोनों एक कॉमन क्लैन में आते हैं, क्षत्रिय, क्योंकि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी के साथ संबंध जुड़ता है, बहन है उनकी, तो यहाँ पर क्षत्रिय संबंध स्थापित रहता है सुभद्रा और अर्जुन के साथ। इनका प्रेम होना, विवाह होना और एक पार्ट ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करना, यहाँ से जन्म देता है अभिमन्यु को। अभिमन्यु, यहाँ वाला जो केस है, यहाँ पे कोई ऐसा साथ में रहने का कंसेप्ट नहीं आता, आपस में एक दूसरे को देखा, आकर्षण आया, हामी भरी गई, संतान उत्पत्ति हुई, और यहाँ से आपको मिलता है घटोत्कच। ठीक है, अब आप यहाँ से समझो, यहाँ पे भी प्रेम विवाह की बात हुई, यहाँ पे भी प्रेम विवाह की बात हुई, यहाँ पे साथ रहने का एक फॉर्मेशन बनता है अभिमन्यु जो कि क्षत्रिय है, यहाँ पे ये राक्षसी, ये राक्षस वाला कंसेप्ट, और यहाँ से निकलता है तो घटोत्कच। कंसिडरेशन क्या है कि एक दूसरे को देखा, पसंद आए, कुछ समय रहे और हम हट गए। अब अगर ये फॉर्मेशन आपको समझ में आता है तो आपको मैरिज का सेकेंड फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। मैरिज जो हो रही है उसमें एक तो पार्ट है संतान प्राप्ति, दूसरा जो काम होगा वो होगा कर्म को बैलेंस करना। क्यों? क्योंकि पूरी रामायण के अंदर, पूरी महाभारत के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमेशा मिलेंगे, कुछ रामायण के अंदर भी, कुछ महाभारत के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमेशा मिलेंगे जिन्होंने इनडायरेक्ट रोल प्ले किया है। यहाँ पे अभिमन्यु और घटोत्कच, इन दोनों का बहुत अहम रोल है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जहाँ पे जाना चाहिए, अगर अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती तो स्पीड नहीं बढ़ती महाभारत के अंदर। एज सुन एज कि अभिमन्यु का वध हुआ है, उसके बाद अर्जुन एकदम से जागे हैं अब सब कुछ तबाह करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संतान का प्रेम है, ठीक है। अभिमन्यु के जीवन में सब कुछ मिलेगा क्योंकि वो क्षत्रिय है। यहाँ पे आ जाएंगे, हिडिंबा एक राक्षसी है, भीम सच में कोई राक्षस नहीं है, बस गण उनके पास मौजूद है। इनसे आया घटोत्कच, इसे कुछ नहीं मिलेगा। घटोत्कच जो है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो किसी भी तरीके से साथ में जाके नहीं रहता, वो क्षत्रिय धर्म के साथ नहीं रहता, वो एक राक्षसी के पास रहता है और पूरी तरीके से उसका जीवन है। अब आप ये समझो, इनकी जिंदगी को बचाने के लिए इसके प्राणों की आहुति पड़ी। राम ये कहीं ना कहीं राक्षस है, ठीक है, इसीलिए ये इनको बचाते हुए नहीं मरा, ये किसी और वजह से आगे बढ़े क्योंकि क्षत्रिय प्रभाव था। यहाँ पे जब घटोत्कच का केस आया, ये एक राक्षस था, सामने गया, बोले क्या करना है, जीवन में कुछ सुकून सुख नहीं मिला है, किसी चीज का कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, आखिरी वक्त पे एंट्री दिखाई गई और बोले क्या चाहिए, प्राण चाहिए, किसे बचाना है, इनको बचाने के लिए प्राण चाहिए। ये राक्षस है, राक्षस अपना सर्वस्व दान कर देगा, ये राक्षस की क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आकर्षण किस चीज का था, शारीरिक रूप से आकर्षण था, शरीर से संतान मिली और उसने अपने कर्म में जाके किसी और को बचाया। यहाँ पे शारीरिक से ज़्यादा कुछ आकर्षण है, इसकी वजह से संतान मिली, संतान के साथ सुख मिला और फिर संतान को कुछ हुआ तो प्रभाव हुआ। जब कभी भी मैरिज के अंदर आप एंटर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ कर्म अलॉट होगा, हमेशा संतान हो ये जरूरी नहीं, अलग अलग तरीके के कर्म आपको अलॉट हो सकते हैं और वही कर्म आपको समझने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार मैरिजेस होंगी, कुछ मैरिजेस में चाइल्ड बर्थ नहीं होता है फिर भी मैरिज कंटिन्यू होती है, कुछ मैरिजेस ऐसी हैं जहाँ पे कहीं हस्बैंड कहीं वाइफ ड्रिंकर हो जाएंगे लेकिन मैरिज फिर भी सस्टेन कर रही होगी, तो भी कहीं ना कहीं रीजन होगा। अब आप समझो इस बात को कि जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो मैरिज है वो कैसा है। ये 1 नंबर होगा, ये 7 नंबर है, 7 नंबर में हमेशा एक तराजू बना दिया जाता है, ठीक है, इसको हमेशा हम तराजू के रूप में देखते हैं। अब ये जो तराजू का रूप है, इस रूप के अंदर 3 ग्रहों की बहुत अहमियत है। एक मैंने आपको कहा था शुक्र, वीनस, एक है सन और एक है सैटर्न।
ठीक है। अब देखिए कर्मा की थ्योरी क्या कह रही है। अगर बात की जाए कि मैरिज क्या है, तो मैरिज एक ऐसा पर्टिकुलर रिलेशन है जहां पर कि किसी चीज का साथ में भोग होता है, ठीक है, और भोग के साथ साथ में कर्म भी होता है, और ऐसा कर्म जो आत्मा से जुड़ा हुआ, ठीक है। वो एक थ्योरी पहले किसी किसी की चलती है जो कहते हैं 2 7 11, 2 7 11 इज मैरिज। 2 7 11 इज ए मैरिज, तो ये मटीरियलिस्टिक साइड हो जाएगा, ठीक है। बट कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ अ मैरिज क्या है? कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ अ मैरिज ये है कि आप एक ऐसे पार्टनर के साथ आके रह रहे हो जहां पे आप एक बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हो, ठीक है। तो लंबे समय तक यदि हम कहीं किसी के साथ रह रहे हैं, उस तरीके की एक जो पार्टनरशिप है वो किन आधारों पे बनी है? मैरिज का सबसे पहला आधार क्या होगा? एक नेचुरल अट्रैक्शन, ठीक है, वीनस। दूसरा क्या होगा? सूर्य। सूर्य क्योंकि आत्मा का कर्मा है, किसी के साथ जुड़ के यदि आत्मा का कर्मा नहीं है तो वो ब्रेक हो जाएगा। डाइवोर्स का सबसे बड़ा फैक्टर अगर कुछ बनेगा मैरिज के अंदर, वो ये बनेगा डाइवोर्स के लिए फैक्टर। जबकि तीसरा फैक्टर अगर देखें तो वो है कर्मा। क्यों? क्योंकि अब इस बात को समझिए, नैसर्गिक बल में सबसे बलवान क्या है? सूर्य है, ठीक है, और सबसे कम बली ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। अब अगर इस तराजू को बैलेंस करना पड़े, एक तरफ सबसे बलवान चीज बैठी हो जो कि है आत्मा खुद, ठीक। अब आत्मा को अगर मैरिज को बैलेंस करना है और ये तो बहुत ही बलवान है, तो उतना ही ज्यादा इसको यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके तराजू यानी कि भोग यानी कि वीनस बैलेंस रहेगा। इस बात को समझिए, इस तराजू को बैलेंस करना है, इसका एक साइड आत्मा है जो बहुत स्ट्रांगली बैठी। अगर आत्मा ने कह दिया कि हाँ मुझे निभाना है तो निभ जाएगी, और जिस दिन आत्मा ने कहा मुझे नहीं निभाना, उस दिन डाइवोर्स होता है, ठीक है। दूसरा, शनि कर्म है, क्योंकि अब मन कह रहा है, आत्मा कह रही है कि मुझे निभाना है, तो उतना ही उसके ऊपर वो लोग कर्म कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होके देखिए, हमेशा जरूरी नहीं कि मैरिज के अंदर की ट्रबल्स में आपको सिर्फ डाइवोर्स नजर आता हो। इतनी छोटी सी मानसिकता के साथ चीजों को नहीं देखा जा सकता। इस पर्टिकुलर एक लगन के अंदर 9 अलग अलग डिवीजन मौजूद है, 1 से लेकर 9th तक। अगर सेकंड आ जाएगा तो 10th से लेकर 6th तक। नवांश अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। आप जब कभी भी लगन कुंडली से मैरिज को कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका अपना कर्मा कितना बचा हुआ है। कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी होगी, कुछ लोगों की शादी देर से होगी। क्यों? क्योंकि जो साझेदारी की तरफ होने वाले कर्म हैं उसका कोई एक फिक्स टाइम होगा, उतने समय के लिए ही वो साझेदारियां चलेंगी। कुछ लोगों की शादियां ही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी तरीके का कोई कर्म होगा ही नहीं, ठीक है। साझा रूप से आत्मा को साथ लाके भोग का कोई एक कर्म लिखा है तो मैरिज होगी, अगर नहीं लिखा तो मैरिज नहीं होगी। रूल 1। रूल 2, मैरिज के चलने में प्राइम इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। जिस दिन किसी एक की आत्मा ने साथ छोड़ दिया उस दिन डाइवोर्स हो सकता है, ठीक। तीसरा फैक्टर जो उसको चलाने के लिए चाहिए वो है शनि, इसलिए कर्म ज़्यादा लग जाता है चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ये तो हुई ऊपर ऊपर की एक चीज़। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग लगन कुंडली को देख के ये फैसला कर देते हो कि चीज़ें खराब है, ठीक है। जो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें। अब आप समझिएगा कैसे ये चीज़ें फिक्स होंगी। आपका अलग अलग लग्नों में जन्म लेना, सबसे पहले इस बात को चेक करना पड़ता है आखिर आपने उस लगन में जन्म क्यों ले लिया। मान लीजिए कर्क लगन वालों को ही सबसे ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, तो मैं कर्क लगन से लेके समझा देता हूँ। सिंह में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिंह के अंदर चुनौतियाँ कुछ और है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली कर्क लगन से बनती है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये तो हो गया 12, 1 2 और 3। सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना है वो ये कि यहाँ पे शनि ने अपने डोमेन को क्यों रखा है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ आपसे आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्म करवाना चाहती है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को उसके बाद एक अच्छा गेन देखने को मिलता है। किसके ऊपर कर्म करना है? पार्टनर के ऊपर। गेन कहाँ पे आ रहा है? क्यों? क्योंकि नेचुरली लाभ भाव की जो राशि होती है वो आती कहाँ पर है? 8वें भाव। अचानक से होने वाले लाभ कहाँ से मिलते हैं? 8वें भाव से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाभ का संबंध साझेदारी के साथ है। अगर ध्यान हो आपको तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में देखिए यही लगन है, मैरिज होती है, उसके बाद उनके पास एक पूरा कंसोलिडेट मुस्लिम वोट बैंक आ जाता है। मुस्लिम वोट बैंक क्यों आता है? इस पर्टिकुलर राशि का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं को रूलर हो जाता है राहु, और वो सपोर्ट कर जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी मैरिज हुई अलग एक रिलीजन में, और वहां से उनको एक सपोर्ट मिला। तो जो वो पर्टिकुलर लगन है, वो लगन एक कॉम्बिनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा है। आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में यहाँ के स्वामी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग योग करके बैठेंगे, ठीक है, उसको ध्यान रखना होता है।
अगर नॉर्मल वे में आप एक जनरल कंसेप्ट सुन के आते हो और आप कहते हो अरे कर्क लगन है, शादी खराब है, शादी खराब है, नहीं। अगर कर्क लगन है इसका मतलब है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बड़ा कर्मा है और वो आपको लाभ देगा। फिर से एग्जांपल ले लीजिए, श्री राम जी की कुंडली यहीं से बन के आई थी, इसी लगन की थी, वाइफ के लिए लड़ने जाना पड़ा, कर्मा हुआ, उस युद्ध में रावण की मृत्यु हुई, लाभ हुआ, ठीक है ना। तो सीधा सा एक रूल है, आंख बंद करके भी सोचना पड़े तो भी सीधा रूल है, जिस व्यक्ति के अपने साझेदार के ऊपर काफी ज्यादा कर्म बचे हैं उस व्यक्ति को कर्क लग्न में जन्म मिलता है। क्योंकि अब आपको अपने दूसरे तरीकों से चेक करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, जो इनका कर्म बचा हुआ है। सीधा सीधा सा रूल है, जब कभी भी आपका कर्क लगन की कुंडली है, आप अपने साझेदार के लिए काम कर रहे हैं और आपको लाभ मिलने की संभावना है। गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि कर्म कोई करना नहीं चाह रहा। यहाँ पे 11 नंबर की राशि में को रूलर कौन है? राहु है। अब राहु यहाँ पे अष्टम के सुख की चाहते लगाता फिरेगा। अब राहु चाहत तो लगा रहा है लेकिन आप गेन को सोच तो रहे हो, एफर्ट ही नहीं कर पा रहे। शनि, और जब बात होती है शनि की, तो शनि के जो प्रभाव है वो कैसे होते हैं? वो थोड़े से ड्राई होते हैं, वृद्ध ग्रह कहते हैं ना, एक रूखा सा है। उस रूखेपन की वजह से ऐसा कहा जाता है कर्क लगन वालों की कुंडली में हमेशा मैरिज वाले साइड पे और मैरिज की हैप्पीनेस के साइड पे एक रूखापन रहेगा, ठीक है। लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता। देखिए 4 नंबर से बनने वाली कुंडली है, नवांश कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये सोचिए। 4 नंबर से बनने वाली कुंडली है, चर राशि है 4 नंबर, नवांश कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? जिन लोगों ने कैलकुलेशन साथ में की हुई थी तो उनको पता होगा, जब हम 4, 8 या 12 की बात करते हैं तो चर राशि की कैलकुलेशन यहीं से होती है। तो या तो शुरुआत होगी 4 से, या 5 नंबर से, या 6 नंबर से, 7 नंबर से, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर तक। आपके केस में नवांश 4 नंबर से शुरू होके जो राशियां हैं वो 12 नंबर तक आ सकती है। इसलिए जब आपको पहले ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास जो पर्टिकुलर लगन है वो कर्क लगन है, किसी भी लगन के अंदर, इट्स नॉट अबाउट अ कर्क लगन, किसी भी लगन के अंदर लगन कुंडली के बाद ये चेक करते हैं कि नवांश कहाँ गया। मान लीजिए आपका कर्क लगन है और आपका जो नवांश आया है वो नवांश आ गया फिर कर्क का, इसका मतलब आपकी लाइफ आपके सेल्फ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करवाने की कोशिश करेगी और उसमें साझेदारी के रूप में आपको आगे लेके जाने की कोशिश करेगी। तो मैरिज लाइफ के अंदर जो यहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट होगी वो आपको डेवलप करने के लिए होगी, वो नेगेटिव नहीं है, उसका कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर है। अगर सेम का सेम यहाँ पे रिपीट हो गया, ये इमोशनल राशि है, तो आपकी ज़रूरत है आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल होकर रहें। मान लीजिए यही कर्क लगन है, ठीक है, लेकिन नवांश बन जाएगा सिंह से, तो फिर क्या हम कहेंगे? सिंह का नवांश बनने का मतलब है कि अब आपके पार्टनर के अंदर कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके आपको अपनी लाइफ आगे चलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की डोमिनेंस के साथ आपको अपने पार्टनरशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी वाइफ का चार्ट है और उसके अंदर ही यहाँ पे 5 नंबर से नवांश आ रहा है, तो हस्बैंड कहीं इधर उधर गलत डायरेक्शन में रह रहा है, वहां पे उनको सपोर्ट, उनको रोकने की चीज़ों को देखना पड़ सकता है, ऐसा माना जा सकता है। दूसरा साइड ऐसा कहा जा सकता है कि आपके लाइफ के अंदर वेल्थ देना चाहती है जिंदगी, तो आपको इस तरीके से पार्टनर दे देगी। 6 नंबर आ जाए, 6 नंबर आएगा तो फिर इसका मतलब है आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है अपने पूरे के पूरे मैरिज के अंदर, और साथ ही साथ आपको अपने लाइफ में साहस और पराक्रम दिखाना पड़ेगा। तो जो नवांश बनता है आपके लगन कुंडली से, उसको डिसाइड करना होता है। कर्म की थ्योरी में हम राशियों को सबसे पहले पकड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए सभी लगनों के लिए एक छोटा सा वो दे देता हूँ, हिंट देते जाता हूँ, आप समझ जाना। ये थ्योरी हम सब जगह यूज़ करते हैं, ना सिर्फ कि मैरिज बल्कि हर जगह। आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड का रिलेशन बाकियों से कैसा है? मान लीजिए ये है आपका मेष लगन, तो मेष लगन में ही पहले और 8वें का स्वामी मंगल हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के लाइफ के अंदर हमेशा हम नेचुरली कह सकते हैं देयर इज ए चैलेंज इन द मैरिज वाला साइड। और क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रहों में आता है, ऐसी स्थिति में ये लोगों की जो चुनौतियां, ये कई बार बोलेंगे कि डाइवोर्स कर दे, डाइवोर्स कर दे, मंगल क्रूरता, लेकिन फर्स्ट लॉर्ड ही 8th लॉर्ड है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा साहस और पराक्रम के साथ, मंगल की क्वालिटीज़ के साथ बढ़ानी पड़ रही होती है, अगर मैं सीधे सीधे लगन से बात करूं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी मेष लगनों पे यही लागू होगा, आपको चेक करना पड़ेगा आपका नवांश कहाँ तक जा रहा है। जहाँ पे जैसा नवांश है वैसी सिचुएशन है। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है लेकिन नवांश 7 नंबर से बन रहा है, इसका मतलब है आपके अंदर एक बहुत फास्ट काम करने की ताकत है, लेकिन आपको साझेदारी करनी है, बैलेंस करना है, तो आपकी मैरिज लाइफ न्यूट्रल होगी, बैलेंस होगी, तब चलेगी, ठीक है। तो मेष लगन के अंदर जो कोई भी आपका नवांश आएगा उसको ध्यान दीजिएगा, वो नवांश का जो राशि है उसके नेचर से आपको बैलेंस करके अपनी मैरिज लाइफ को चलाना है। सपोज वृषभ लगन की कुंडली है, सबसे प्रॉब्लमेटिक अगर कोई मैरिजेस होंगी ना तो वो वृषभ लगन की देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 नंबर आएगा, यहाँ 9 नंबर आएगा। अब देख लीजिए ये शुक्र की राशि है और ये गुरु का राशि है।
शुक्र और गुरु एक दूसरे के परस्पर शत्रुओं में से एक है। बस ब्लेसिंग क्या है कि दोनों के दोनों सौम्य हैं, ठीक है। तो मैरिज लाइफ के अंदर जब भी हम देखेंगे वृषभ लगन की कुंडली में चुनौती आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्लस पॉइंट सिर्फ यह है कि दोनों के दोनों ग्रह सौम्य होते हैं, सात्विक राशि होती है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा संभाला जा सकता है। अगर बात की जाए 3 नंबर, अगर मिथुन लगन से कुंडली बनती है, मान लीजिए 3 नंबर की कुंडली बनती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शनि की राशि आती है 10 नंबर। बुध और शनि के बीच में एक न्यूट्रली मेंटेन है, दोनों न्यूट्रल रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ठीक ठाक सही है, क्योंकि फिर वही शनि का है तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं अपने रिलेटिव्स को लेकर ड्राइनेस हो सकती है, बट स्टिल ओके ओके सी सिचुएशन कही जा सकती है, क्योंकि आपस में इन दोनों की फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। जबकि मिथुन लगन वाली केस में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उनको चैलेंज यहाँ पे आ सकता है सर्विस के साइड पे। क्यों? क्योंकि बुध और मंगल के बीच में उतनी अच्छी मैत्री नहीं मानी जाती, और मंगल जो है वो यहाँ पे साहसिक क्रूर ग्रह होने के कारण सर्विस में चैलेंज दे सकता है। तो अगर हमारे पास मिथुन लगन दिखाई देता है तो मैरिज के साइड पे उतना चैलेंज नहीं है, आपसे वहाँ पे पेशेंस की डिमांड कर रहा है वो, ठीक है। जबकि यहाँ पे चैलेंज कर्मा में होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, जॉब्स के अंदर होते हैं। अगर यहाँ पे 4 नंबर है तो आपको पता ही है कि 4 नंबर क्या मांग रहा है, यहाँ पे भी मांग रहा है वो और यहाँ पे भी मांग रहा है, दोनों तरफ पे शनि का प्रभाव है। डिजायर्स को लिमिट रखते हुए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की मांग कर रहा है। चंद्रमा और शनि के बीच में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं होती, इसलिए ऐसा कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। बस चंद्रमा जब शनि के साथ आता है तो विष दोष होता है, वो प्रॉब्लम के कारण बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो जाते हैं। जबकि चंद्रमा के फैक्टर से देखा जाए तो आपका कर्मा है जो आपको कनेक्ट कर रहा है, और वो कर्मा जब आप प्रॉपर करते हो तो आपको गेन्स भी बहुत अच्छे देता है। इसके बाद आता है आपका सिंह। सिंह के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी 10 और ये 11, तो आपका लाभ और कर्मा जो है, डिजायर आप किससे लगा देते हो, अपने पार्टनर से। जबकि चैलेंजिंग कहाँ पर आ रहा है, शनि और सूर्य के बीच में रिलेशन इतने नॉर्मल न्यूट्रल नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे चुनौती जो है वो पार्टनर से आती है, पार्टनर से, ठीक है। जबकि यहाँ पे 12 नंबर है, तो जो मैरिज का हैप्पीनेस है उस वाले साइड पे देखेंगे तो जुपिटर है, गुरु है, आपकी विजडम से आपको चीज़ें चलानी पड़ती है। चैलेंज यहाँ पर भी प्रोफेशन के साइड पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। डॉक्टर्स के चार्ट्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के चार्ट्स हैं, बड़े बड़े टॉप पोस्ट पे बैठे हुए जो एग्जीक्यूटिव्स के चार्ट्स हैं उनके साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट सर्विस देनी पड़ती है, यहाँ पे अपने विजडम से चीज़ों को बैलेंस करना होता है। ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस की दोनों जो राशियां हैं उसके स्वामी आपस में हमेशा शत्रु ही दिखाई देंगे, ठीक है। इसलिए उसमें कभी मत उलझिएगा कि मैं 1st और 7 को क्यों नहीं जोड़ा, इसको चलाने के लिए फीड क्यों करेगा 8th हाउस, इसलिए मैं हमेशा 8th को जोड़ रहा हूँ। अब आ जाइए 6 नंबर, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर। फिर बुध और मंगल के बीच में अच्छी मित्रता तो है नहीं, कटु शत्रुता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल की राशि है, ये चैलेंजिंग हो जाएगा। जब कभी भी हम कहेंगे कि 6 नंबर का लगन है तो यहाँ पे मैरिज वाले साइड में आप देखोगे साहस पराक्रम ज़्यादा दिखा के चलाना पड़ेगा, चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब होने की संभावना इसलिए बनती है। जबकि सर्विस के साइड पे देखेंगे तो शनि की राशि मिलेगी, शनि की राशि बुध से मित्र है, ऐसे लोग सर्विस के अंदर, जॉब के अंदर अच्छा राइज कर रहे होते हैं। चैलेंजेस कहाँ पे दिखा रहे होते हैं, मैरिज के साइड में। इसके बाद अगर बात करें 7 नंबर, 7 नंबर की राशि में यहाँ पे खुद शुक्र आ जाएगा, तो अपना ही भोग विलास अपनी मैरिज को डिस्टर्ब कर सकता है। 7 नंबर की राशि में अपना ही भोग विलास अपने को ही डिस्टर्ब कर सकता है, बस एक ये कंडीशन है, क्योंकि 1st और 8th लॉर्ड एक ही ग्रह है, तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं कही जा सकती, बैलेंस रहते हैं। 8 नंबर की कुंडली बन जाए तो 8 नंबर की कुंडली वालों को सर्विस के अंदर चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि मंगल है और दोनों के दोनों ही मंगल की राशियां बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे इनके लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मंगल और यहाँ पे राशि किसकी, बुध की। मंगल और बुध में इतनी ज़्यादा मित्रता नहीं है, तो सर्विस के अंदर यहाँ पे ज़्यादा फोकस हो सकता है, मैरिज में कुछ चैलेंजेस इस आधार पे किए जा सकते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम ये कह दें कि ये डाइवोर्स की तरफ जा रहा है। ध्यान रखिएगा, चैलेंज आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होना पड़ रहा है, दूसरी चीज़ें होनी पड़ रही है, इसकी वजह से मैरिज जो है उसको डिनाइल कर सकते हैं। जैसे मोदी जी की कुंडली में उठाते हैं, वहाँ पे 8 नंबर से लगन लेते हैं, ये 3 नंबर बन रहा है, तो मैरिज तो हुई, लेकिन अगर उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं कोई पसंद, आगे नहीं बढ़ना, तो डिनाइल मोड दिखा दिया। मंगल अपने साहस पे बुध के इस डिनाइल को दिखा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 9 नंबर, 9 नंबर की कुंडली अगर बनेगी तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4, ठीक है। अब देखो आप कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं 9 नंबर से, यानी कि धनु लगन के, उनका चंद्रमा का फैक्टर, वो अपने पार्टनर को जब फीड आउट कर रहे हैं तो वो इमोशनल ग्राउंड्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, और गुरु और चंद्रमा के बीच में कोई शत्रुता नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल न्यूट्रल सी हैं। लेकिन
जितने भी धनु लगन के लोग होंगे वो कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ इमोशनल्स बने हो सकते हैं रिगार्डिंग द अपना मैरिज को कंटिन्यूटी करने के लिए या अपने ससुराल पक्ष के लिए। अब इसमें देखिए फैक्टर्स को समझना, इस पर्टिकुलर लगन के अंदर ऐसे कोई डायरेक्ट चैलेंज नहीं नजर आता, लेकिन अगर नवांश में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, नवांश में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो फिर यहाँ पे चैलेंजेस बहुत अलग ही हाई लेवल पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही ये राशि इमोशनल सपोर्ट की मांग कर रही है। कई बार ऐसा देखने को मिला कि आपका 9 नंबर का लगन था, नवांश का लगन 4 नंबर से बन के आ गया, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को इमोशनली कैद करके रख रहा है, डाइवोर्स नहीं हो रहे, इमोशनली वो अपने आप को कैद करके जीवन को व्यापन कर रहा है और फिर भी कनेक्ट होकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कर्मा की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जितना कर्म साथ में दिया गया है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई भी मैरिज ब्रेक नहीं होती। 10 नंबर की राशि लगाएंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। देख लीजिए यहाँ पे भी चैलेंज आएगा। कर्क लगन के अंदर यहाँ पे ये शनि है, यहाँ पे ये सूर्य है, तो इसमें नेचुरल एक चैलेंज हमेशा कहा जा सकता है, किसी ना किसी तरीके से कुछ चैलेंज यहाँ पे क्रिएट रह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 11 नंबर कर देंगे तो 11 नंबर की कुंडली के हिसाब से एक राशियाँ आगे आगे शिफ्ट कर दी, ये 5 की जगह 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, देखिए ऊपर शनि की राशि है, नीचे बुध की राशि है। ठीक है, दोनों मूल त्रिकोण राशियां हैं, अड़चनों के साथ ही चलेगा लेकिन फिर भी यहाँ पे कंटिन्यूटी चलेगी। सॉर्ट ऑफ चैलेंज डिपेंड करेंगे नवांशा के ऊपर। इसके बाद आखिरी में बचता है 12 नंबर। 12 नंबर की कुंडली अगर बन जाएगी तो ये 6 नंबर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इनके साथ भी वही चुनौतियां हैं जैसे कि वृषभ लगन के अंदर हो रही थी। एक तरफ गुरु की राशि है, दूसरी तरफ शुक्र की राशि है, दोनों के दोनों सौम्य हैं, चुनौतियां तो जरूर आएंगी लेकिन उस लेवल पे हाइपर होके नहीं होती। समझिए इस चीज को, क्यों? क्योंकि गुरु और शुक्र को हम आपस में परस्पर शत्रुता के भाव से देखते हैं, लेकिन हैं दोनों के दोनों गुरु, इसलिए मैरिज लाइफ 12 नंबर के लगन वालों में भी चैलेंजिंग हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ ये एक रीजन पकड़ के हम कहने की चैलेंजिंग है, नेचुरली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने का बना रहता है। अगर नवांश सही गया तो नवांश में आने वाला लगन जिस तरफ मूव करेगा उस साइड पे चीजें मूव करेंगी। बट फैक्टर इज, आप कभी ऐसा मत सोचो कि जैसे ये लगन है तो यहाँ मैरिज डिस्टर्ब है, कर्क है तो डिस्टर्ब है। ये पकड़ने की कोशिश करो कि वो कौन सा कर्मा है, क्योंकि सूर्य और शनि का आपस का जो कर्मा है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो तराजू बैलेंस नहीं होगा। आप n नंबर ऑफ मैरिजेस कर लो, लेकिन अगर वो कर्मा बैलेंस नहीं हुआ, जितना बराबर में आत्मा और जितना बराबर में कर्मा है, अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो वो तराजू बैलेंस नहीं होगा, तब तक आपकी मैरिज बैलेंस नहीं होगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है राशियों को पकड़ के ये समझना कि कर्मा क्या अलॉट किया गया है। अगर आप उस हिसाब से कर्म करते गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंह लगन के अंदर 8th हाउस में 12 नंबर की राशि आती है जो कि दिखाती है चैरिटी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ ऑलमोस्ट ऐसी है कि अपने ससुराल पक्ष की तरफ वो चैरिटी चैरिटी और चैरिटी दिखा रहा है। वो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही डिजायरफुल रहने वाला है। ये सेकंड कंडीशन हमें दिखती है 11 नंबर की राशि से, क्योंकि को रूलर होता है राहु। अब वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही तो भी मैरिज में चैलेंजेस आती हैं। इसलिए जो राशि है उनके स्वामी क्या दर्शाते हैं वो चीज़ों को कनेक्ट करके ही आप ये चेक कर पाओगे कि मैरिज किस तरीके से है। ऐसा कभी मत सोच लेना कि नहीं इस लगन के अंदर यहाँ का स्वामी ये है और आगे बैठ गया है पीछे बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ राशियां ये दिखा रही हैं कि क्या उसके अंदर एक नेचर रह सकता है। ठीक है, शनि की राशि है तो कर्म की डिमांड करेगी, अगर 8 नंबर की राशि है तो इसका मतलब है कि कार्मिक संबंध है उसका डिमांड करेगा, अगर 6 नंबर की राशि है तो वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की मांग करेगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को बैलेंस करके मैरिज को समझना होता है। धन्यवाद।